नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो हम सबकी जिंदगी को हर दिन हर पल छूता है, पर जिसके बारे में हम शायद ही कभी सोचते हैं। लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एक ऐसा विषय जो कह सकते हैं कि अदृश्य धागों की तरह हमारे समाज को एक साथ बुनता है। बिल्कुल। हमारे पास इस विषय की प्रकृति और दायरे पर कुछ बहुत ही दिलचस्प अकादमिक स्रोत हैं, और आज हमारी कोशिश ये समझने की है कि लोक प्रशासन आखिर है क्या। जब हम सरकारी काम या ब्यूरोक्रेसी शब्द सुनते हैं तो दिमाग में अक्सर फाइलों के ढेर, धीमी रफ्तार और वो लाल फीताशाही की एक धुंधली सी तस्वीर बनती है। हाँ, ये एक आम धारणा है। पर क्या कहानी सिर्फ इतनी है? आपके भेजे हुए नोट्स कहते हैं कि इसके पीछे सिद्धांतों और बहसों का एक पूरा समंदर छिपा है। तो आज हम इसी समंदर में गोता लगाने वाले हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ एक सरकारी मशीन है या उससे कुछ ज्यादा। चले तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहली और बुनियादी बात जो इन स्रोतों में उठाई गई है वो प्रशासकों को देखने के नजरिए को लेकर है। अच्छा। मतलब एक आईएएस अफसर या किसी सरकारी विभाग के हेड को हम किस तरह देखें? क्या वो सिर्फ एक औजार है जिसका काम चुपचाप ऊपर से आए आदेशों का पालन करना है, जिसे आपके नोट्स में सहायक दृष्टिकोण या इंस्ट्रूमेंटल व्यू कहा गया है? ये एक कह सकते हैं कि पुरानी सोच है जहां नौकरशाहों को सरकार का एक बेजान उपकरण माना जाता था। बस राजनीतिक नेता जो कहें वो कर दे। बिल्कुल। लेकिन अब सोच बदल रही है। एक दूसरा दृष्टिकोण है विवेकाधीन दृष्टिकोण या डिस्क्रिशनरिस्ट व्यू, और स्रोत कहते हैं कि आज ज्यादातर लोग इसी को मानते हैं। हाँ, आज यही ज्यादा स्वीकृत है। इसका मतलब है कि प्रशासक सिर्फ आदेशों का पालन करने वाली मशीनें नहीं हैं, वो स्वायत्त हैं। उनके अपने मूल्य हैं, जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, और उनका असली मकसद लोगों का भला करना है। और ये बदलाव बहुत गहरा है। इसका मतलब यह है कि हम अब एक प्रशासक से ये उम्मीद करते हैं कि वो सिर्फ एक फाइल पर दस्तखत ना करे, बल्कि ये भी सोचे कि उसके उस दस्तखत का समाज पर क्या असर पड़ेगा। कि वो अपने विवेक का इस्तेमाल करें। हाँ, बिल्कुल। पर रुकिए, इसमें एक खतरा भी तो है। अगर हर प्रशासक अपने ही मूल्यों और विवेक के हिसाब से काम करने लगे तो फिर एक रूपता कैसे आएगी? कहीं इससे अराजकता तो नहीं फैलेगी? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इस पर हमेशा बहस चलती रहती है। यही तो लोक प्रशासन का केंद्रीय तनाव है। सहायक दृष्टिकोण नियंत्रण देता है, लेकिन विवेकाधीन दृष्टिकोण सिस्टम में इंसानियत और एक लचीलापन लाता है। आज के कल्याणकारी राज्य में ये माना जाता है कि थोड़ा जोखिम उठाकर भी प्रशासकों को विवेक की आजादी देना जरूरी है, बशर्ते उन पर निगरानी के मजबूत तंत्र हों। एकदम सही। जिससे अभ्यास से सीखा जाता है, या ये जैसे भौतिकी और रसायन शास्त्र की तरह एक पक्का विज्ञान है? इन स्रोतों में इस पर बड़ी अच्छी बहस है। कला होने पर तो लगभग सभी सहमत हैं। अच्छा। हाँ, जैसे एक पेंटर रंगों का इस्तेमाल सीखता है, वैसे एक प्रशासक भी योजना बनाना, संगठन खड़ा करना, बजट संभालना, ये सब सीखता है। ये तकनीकें हैं जिन्हें सिखाया जा सकता है। इसलिए हाँ, ये बेशक एक कला है। लेकिन विज्ञान वाले हिस्से पर आकर मामला फंस जाता है ना? हाँ, क्योंकि जो पॉजिटिविस्ट विचारधारा के लोग हैं वो कहते हैं कि विज्ञान के लिए आपको चीजों को प्रयोगशाला में, नियंत्रित परिस्थितियों में परखना पड़ता है। और आप इंसानी व्यवहार के साथ ऐसा नहीं कर सकते। बिल्कुल। आप समाज को एक टेस्ट ट्यूब में नहीं डाल सकते। ये तो सही बात है। तो क्या लोक प्रशासन कभी विज्ञान नहीं बन सकता? यहाँ पर दो बहुत दिलचस्प जवाब दिए गए हैं। पहला मैक्स वेबर का है। वेबर ने बड़ी कमाल की बात कही। क्या? उन्होंने कहा कि एक पत्थर का अध्ययन करना आसान है, वो बस एक वस्तु है, लेकिन एक समाज का अध्ययन करने का मतलब है इंसानों का अध्ययन करना, जिनकी अपनी भावनाएं हैं, विश्वास हैं, पूर्वाग्रह होते हैं। तो समाज विज्ञान जैसे कि लोक प्रशासन की चुनौती यही है कि उन व्यक्तिपरक यानी सब्जेक्टिव इंसानों का वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव तरीके से, वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया जाए। वाह, आप भावनाओं का अध्ययन करें लेकिन खुद भावुक हुए बिना। बिल्कुल। और दूसरा तर्क कार्ल पॉपर का है, जो कहते हैं कि हर ज्ञान अस्थायी होता है। यहाँ तक कि विज्ञान भी? हाँ, यहाँ तक कि विज्ञान भी। आज जिसे हम विज्ञान का सच मानते हैं, कल वो बदल सकता है। न्यूटन के सिद्धांत थे, फिर आइंस्टीन आए। विज्ञान भी तो हमेशा विकसित होता रहता है। तो फिर हम लोक प्रशासन को एक अलग पैमाने पर क्यों तौलें? सही बात है। ये भी एक विज्ञान है, बस शायद अभी विकास की अलग अवस्था में है। ये स्तर का मामला है, प्रकार का नहीं। तो अगर ये विज्ञान है या नहीं, इस पर इतनी बहस है और ये दूसरी जगहों से विचार भी लेता है, तो ऐसा लगता है कि इसे अपनी पहचान को लेकर थोड़ी उलझन है। आपके भेजे हुए नोट्स में तो पहचान का संकट या क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी जैसे भारी शब्द का इस्तेमाल हुआ है। बिल्कुल।
कैडन जैसे विद्वानों ने तो इसे एक अविकसित अनुसंधान तक कह दिया है। और सबसे आम आलोचना जो इस पर लगती है वो है उधार का थैला होने की। उधार का थैला? हाँ, यानी इसके पास अपना कुछ मौलिक नहीं है। इसने मैनेजमेंट, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, मतलब हर जगह से थोड़े थोड़े सिद्धांत उधार ले लिए हैं। ये तो काफी कठोर आलोचना है। क्या ये सही है? देखिए, आलोचना में कुछ सच्चाई तो है, लेकिन पूरी कहानी ये नहीं है। आज का दौर ही बहुविषयक यानी मल्टीडिसिप्लिनरी होने का है। कोई भी विषय अकेले खड़ा नहीं रह सकता। सही गा। लोक प्रशासन को इक्लेक्टिक कहा जाता है, जिसका मतलब है कि ये कई स्रोतों से सबसे अच्छी चीजें चुनता है, लेकिन इन सब को जोड़कर ये एक नई चीज बनाता है। और इसका एक अपना मूल केंद्र है जो और किसी का नहीं है, सक्रिय सरकार। गवर्नमेंट इन एक्शन, यानी असल में सरकार चलती कैसे है। बिल्कुल। और सबसे बड़ा सबूत, इसे विश्वविद्यालयों में एक अलग विषय के तौर पर पढ़ाया जाता है। भारत में सबसे पहले लखनऊ विश्वविद्यालय में इसकी पढ़ाई शुरू हुई। अच्छा। अगर इसके पास ज्ञान का अपना भंडार ना होता तो ये एक एकेडमिक विषय कैसे बनता? ठीक है, ये एक मजबूत तर्क है, पर क्या ये एक डॉक्टर या वकील की तरह एक पूरा पेशा है, मतलब एक प्रोफेशन? स्रोत कहते हैं कि ये एक बनता हुआ पेशा है। बनता हुआ पेशा मतलब ये उस रास्ते पर तो है, पर अभी मंजिल तक नहीं पहुंचा है। ज्ञान है, ट्रेनिंग के लिए संस्थान है, लेकिन वकीलों के लिए जैसे बार काउंसिल है, वैसी कोई एक संस्था नहीं है। हाँ, वैसी कोई एक संस्था नहीं है जो सभी प्रशासकों के लिए नियम बनाए या एक आचार संहिता लागू करे। और सबसे बड़ी बात, एक प्रशासक बनने के लिए आपके पास लोक प्रशासन की डिग्री होना जरूरी नहीं है। सही बात है, कोई भी ग्रेजुएट परीक्षा पास करके IAS बन सकता है। एग्जैक्टली। ये बहुत दिलचस्प है। अब उस सबसे बड़ी बहस पर आते हैं जो हमेशा चलती है, एक सरकारी विभाग चलाना और एक निजी कंपनी चलाना। क्या ये दोनों एक ही बात है? ये $1 मिलियन का सवाल है। पहले तो कई विद्वान जैसे फेओल और ओरविक मानते थे कि प्रशासन तो प्रशासन ही होता है, चाहे वो सार्वजनिक हो या निजी। वो कहते थे कि सिद्धांत तो एक जैसे ही होते हैं। जैसे वो POS DCORB वाला आइडिया। मैंने ये शब्द पहले भी सुना है। ये किसी भी मैनेजर के लिए एक तरह की चेकलिस्ट है ना? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। एकदम सही। POS DCORB यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। अब आप सोचिए, चाहे आप किसी कंपनी में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो या सरकार कोई नई योजना शुरू कर रही हो, आपको बजट तो बनाना ही पड़ेगा, अपनी टीम को संगठित करना पड़ेगा, उन्हें निर्देश देने पड़ेंगे। मैनेजमेंट का जो मूल DNA है वो तो एक जैसा ही है। और आज के जमाने में तो ये लकीर और भी धुंधली होती जा रही है। निजी कंपनियां अब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR के तहत समाज सेवा का काम कर रही हैं। और वहीं ONGC जैसी सरकारी कंपनियां मुनाफे पे भी ध्यान दे रही हैं। सही। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। एक स्टडी में तो एक बड़ी मजेदार बात सामने आई। क्या? उन्होंने पाया कि एक सरकारी स्कूल एक निजी स्कूल के ज्यादा समान है, बजाय एक सरकारी अस्पताल के। अच्छा। इसका मतलब ये हुआ कि संगठन का काम क्या है ये ज्यादा मायने रखता है, बजाय इसके कि उसका मालिक कौन है। तो समानताएं तो बहुत हैं, लेकिन फिर भी दिल में कहीं लगता है कि नहीं, दोनों में कुछ तो बहुत बड़ा फर्क है। और स्रोत भी इन फर्कों की एक लंबी लिस्ट देते हैं। और वो फर्क ही असल कहानी कहते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा फर्क है जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी। लोक प्रशासन जनता के प्रति, संसद के प्रति जवाबदेह है। एक अनहैप्पी ग्राहक कंपनी के मैनेजर से शिकायत कर सकता है, लेकिन एक अनहैप्पी नागरिक पूरी सरकार को वोट देकर बाहर कर सकता है। बिल्कुल। निजी प्रशासन सिर्फ अपने शेयर धारकों के प्रति जवाबदेह है। और नियमों का जाल भी तो है। सरकारी काम में हर चीज के लिए एक नियम है। हाँ, दूसरा फर्क है कानूनी ढांचा। लोक प्रशासन को सख्त नियमों के दायरे में काम करना पड़ता है, निजी प्रशासन में बहुत ज्यादा लचीलापन होता है। सही। तीसरा फर्क है एक समानता, यूनिफॉर्मिटी। मेरी मोबाइल कंपनी मुझे खुश करने के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट दे सकती है, लेकिन पासपोर्ट ऑफिस को हर नागरिक के साथ एक जैसा व्यवहार करना ही होगा, चाहे वो अमीर हो या गरीब। हाँ, और जाहिर है एक का मकसद सेवा है, दूसरे का पैसा कमाना। और एक अंतर जो मुझे सबसे ज्यादा असरदार लगता है वो है सार्वजनिक जांच का, पब्लिक स्क्रूटिनी। हाँ, हक्सले ने कहा था कि लोक प्रशासन एक कांच के घर, एक ग्लास हाउस में काम करता है। ये कांच का घर वाली बात बहुत दमदार है। मैं कल्पना कर सकती हूँ, एक निजी कंपनी का मैनेजर अपनी कंपनी के लिए कॉफी सप्लायर बदल दे, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं एक सरकारी दफ्तर का मैनेजर अगर पेपर क्लिप का सप्लायर भी बदल दे तो उस पर अखबार में लेख छप सकता है, RTI डाली जा सकती है। और शायद संसद में फिजूल खर्ची पर बहस भी हो जाए। एग्जैक्टली।
आपने एकदम सटीक उदाहरण दिया है। निजी फर्में अपारदर्शी होती हैं, उनके अंदर क्या हो रहा है किसी को नहीं पता चलता, लेकिन सरकारी काम हर किसी की नजरों में होता है। और इसी वजह से कई बार अधिकारी बड़े फैसले लेने से डरते भी हैं। सही कहा। और इन व्यावहारिक फर्कों के अलावा स्रोत कुछ गहरे आर्थिक तर्क भी देते हैं। डाहल और लिंडब्लूम कहते हैं कि बाजार यानी निजी क्षेत्र 3 मामलों में पूरी तरह फेल हो जाता है। अच्छा, और वहीं लोक प्रशासन की जरूरत पड़ती है। ओके, ये दिलचस्प है। वो 3 मामले कौन से हैं? पहला है सार्वजनिक वस्तुएं, पब्लिक गुड्स। इसे फ्री राइडर समस्या भी कहते हैं। फ्री राइडर? हाँ, सोचिए, कोई भी अपनी मर्जी से स्ट्रीट लाइट लगवाने के लिए पैसे क्यों देगा? क्योंकि एक बार लाइट लग गई तो उसकी रोशनी तो सबको मिलेगी, चाहे किसी ने पैसे दिए हों या नहीं। लोग सोचेंगे कोई और दे देगा, मैं क्यों दूं? अच्छा, तो इसीलिए सरकार हमसे टैक्स लेती है। ये अकेला तरीका है जिससे ये पक्का किया जा सके कि सब लोग उन चीजों के लिए पैसे दें जिनका इस्तेमाल हम सब करते हैं। बिल्कुल। सरकार यहाँ जबरदस्ती यानी कोहजन का इस्तेमाल करके वो सुविधा देती है जो बाजार कभी नहीं दे सकता। और दूसरा? दूसरा है व्यक्तिगत अक्षमता। एक आम इंसान कैसे पता लगाएगा कि जो दवा वो खरीद रहा है वो असली है या नकली, या जो खाना वो खा रहा है उसमें मिलावट तो नहीं? सही बात है। इसके लिए सरकार को नियम बनाने पड़ते हैं, मानक तय करने पड़ते हैं। और तीसरा है बाहरी प्रभाव, एक्सटर्नैलिटीज। एक फैक्ट्री अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए नदी में जहरीला पानी छोड़ सकती है। उसका मुनाफा तो फैक्ट्री का होगा, लेकिन नुकसान पूरे समाज का। बिल्कुल, इस तरह के पर्यावरणीय नुकसान से सिर्फ लोक प्रशासन ही निपट सकता है। तो ये पूरी एकेडमिक चर्चा, ये सारे सिद्धांत, एक आम नागरिक के लिए इसका क्या मतलब है? उसे इन बहसों से क्या लेना देना? इन स्रोतों के मुताबिक इसका मतलब सब कुछ है। पूरी की पूरी सभ्यता एक कुशल प्रशासन पर टिकी है। सच में? हाँ, अगर लोक प्रशासन फेल हो जाए तो समाज में अराजकता फैल जाएगी, गृह युद्ध तक हो सकता है। यह हमारे आधुनिक कल्याणकारी राज्य की रीढ़ की हड्डी है। यानी हमारी सड़कें, बिजली, पानी, हमारी सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सब कुछ इसी पे टिका है। अगर ये हड्डी टूट गई तो पूरा ढांचा ढह जाएगा। 100%। ग्रैहम वॉलेस का एक बहुत ही सुंदर दार्शनिक विचार है। वो कहते हैं कि एक महान समाज में लोक प्रशासन का काम सिर्फ चीजों को चलाना नहीं है, बल्कि लगातार एक अच्छे समाज का निर्माण करने की कोशिश करना। और एक बुरे समाज को बनने से रोकना है। एकदम सही। ये बहुत गहरी बात है। ये सिर्फ एक मैनेजर का काम नहीं है, ये एक तरह से समाज के भविष्य को गढ़ने का काम है। और रिडले की नागरिकता की अवधारणा भी यही कहती है। लोक प्रशासन वो जरिया है जिससे नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानते हैं। इसके मुख्य काम क्या हैं? कानून व्यवस्था बनाए रखना, टैक्स इकट्ठा करना, सरकार को नीतियों पर सलाह देना, उन नीतियों को जमीन पर लागू करना, समाज में बराबरी लाना, और सबसे जरूरी, जब सरकारें बदलती हैं तो उस राजनीतिक उथल-पुथल के बीच देश में स्थिरता बनाए रखना। बिल्कुल। तो इस पूरी गहरी चर्चा के बाद हम लोक प्रशासन बनाम निजी प्रशासन की उस बड़ी बहस पर कहाँ आकर खड़े होते हैं? क्या ये 2 अलग-अलग दुनिया हैं? इन स्रोतों से जो सबसे मान्य निष्कर्ष निकलता है वो ये है कि वे मात्रा में भिन्न है, प्रकार में नहीं। डिफर इन डिग्री नॉट इन काइंड। इसका आसान भाषा में क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि उनके औजारों का बक्सा, मतलब उनकी टूल किट, काफी हद तक एक जैसी हो सकती है। प्लानिंग, बजटिंग, टीम मैनेजमेंट। लेकिन जिस संदर्भ में, जिस माहौल में, जिस जवाबदेही और जिस अंतिम लक्ष्य के साथ वे इन औजारों का इस्तेमाल करते हैं, वो उन्हें पूरी तरह से अलग बना देता है। बिल्कुल। वे एक जैसे दिखते हैं पर कभी भी एक जैसे हो नहीं सकते। उनके काम करने का तरीका समान हो सकता है पर उनके होने का मकसद बिल्कुल अलग है। ये एक बेहतरीन सारांश है। यह किसी हाँ या ना का सवाल नहीं है, बल्कि इन बारीकियों को समझने का है। तो जाते जाते एक विचार छोड़ जाते। जरूर। इन स्रोतों में सेकेंडमेंट नाम की एक प्रथा का जिक्र है। यह एक ऐसा आइडिया है जहां सरकारी अधिकारियों को कुछ समय के लिए निजी कंपनियों में काम करने भेजा जाता है और निजी क्षेत्र के मैनेजरों को सरकारी विभागों में। ताकि दोनों एक दूसरे की दुनिया को समझ सकें। हाँ, सहानुभूति पैदा हो। ये सोचने पे मजबूर करता है। आज के दौर में जब सरकार और निजी कंपनियां मिलकर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं, तो क्या इस तरह का आदान प्रदान ही भविष्य के लिए एक ज्यादा कुशल और ज्यादा सहानुभूति वाला प्रशासन बनाने की चाबी हो सकता है? एक दिलचस्प सवाल है। क्या लोक प्रशासन का जो पहचान का संकट है, उसे एक ऐसी नई हाइब्रिड पहचान बनाकर हल किया जा सकता है? इस पर सोचा जा सकता है।